So next heading in electromagnetic induction is mutual induction, which is quite important. तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन देखा था कि एक कॉइल के अंदर खुद का अगर करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ऐसे ही हम दो कॉइल का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कॉइल नंबर 1 है हमारे लिए और इसी के पास में एक और कॉइल रखी है, ये है कॉइल नंबर 2। ठीक है, कॉइल नंबर 1 में करंट पास हो रहा है I1। ठीक है, I1 की वजह से इसके अंदर एक फ्लक्स लिंक है, लेट इट बी phi1। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं I1 को चेंज करता हूँ, ठीक है, I1 को मैं चेंज कर देता हूँ, I1 को चेंज कर दूँ, तो यहाँ से phi1 चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो यहाँ पे भी पहुंच रहा होगा, तो इसके थ्रू भी कुछ इसकी वजह से फ्लक्स लिंक हो गया होगा, लेट इट बी phi2। ठीक है, तो अगर देखिए I1 चेंज होगा तो phi1 चेंज होगा, phi1 चेंज होने से सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा इन कॉइल 1। मतलब कॉइल 1 में एक इसके खुद के करंट चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा phi1 चेंज होगा तो क्या phi2 नहीं चेंज होगा? ऑब्वियसली phi2 भी चेंज होगा, पर phi2 चेंज होगा तो फिर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इन कॉइल 2। कॉइल 2 के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, बात समझ रहे हो? और उसकी वजह से एक इसके अंदर भी करंट आ जाएगा, लेट सपोज I2 करंट आ जाए। ठीक है, और करंट भी इंड्यूस हो जाएगा इन कॉइल 2। अच्छा ये करंट इंड्यूस क्यों होगा? क्योंकि I1 जब आप चेंज कर रहे हो ना तो इसको चेंज करने, इसके चेंज का वो अपोज करेगा, इसके अंदर भी एक I2 करंट आ जाएगा जिसकी वजह से इसका भी कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने लगेगा इसका खुद की करंट की वजह से। बात समझ में आए? तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअली दो कॉइल में एक कॉइल के करंट चेंज करने की वजह से दूसरे कॉइल में भी एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, दूसरे कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। आया आपको समझ में बात? कहने का मतलब ये है कि कॉइल 1 का आप करंट चेंज करोगे तो उससे कॉइल 2 में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। जो ईएमएफ, ये ईएमएफ कॉइल 2 में क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि ये कॉइल 1 में आप करंट को चेंज कर रहे हो ना, तो करंट के चेंज का अपोज करेगा इसका ईएमएफ। इसका जो ईएमएफ है इसमें जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में, वो कॉइल 1 में जो आप करंट चेंज कर रहे हो ना उसका अपोज करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कॉइल। ये प्रॉपर्टी है इसकी पेयर ऑफ कॉइल की such that changing current in one coil will induce EMF in other coil such that this induced EMF will oppose the change of current in coil 1। ये बात समझ में आई आपको? तो कॉइल 1 में जो आप करंट चेंज कर रहे हो उसके चेंज को अपोज करेगा कॉइल 2 का ईएमएफ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया आपको? आगे देखिए, जैसे फिर से हम इसी एग्जांपल को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा कॉइल 1 और पास में हमने एक और कॉइल रखा है, ये हमारा कॉइल 2। ठीक,
इसके अंदर I1 करंट पास हो रहा है जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रहा है इसके अंदर phi 1, ठीक है। अब इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अंदर भी लिंक हो रहा है, लेट सपोज वो phi 2 है, ठीक। अब हम I1 को चेंज करेंगे तो I1 को चेंज करने में इसमें क्या एक सेल्फ इंडक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, phi 1 इज इक्वल्स टू Li1, इसका सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं L1, चलो इसका सेल्फ इंडक्शन है, ठीक। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इसमें। phi इज इक्वल्स टू Li वाला आपको फॉर्मूला याद है, तो phi 1 इज इक्वल्स टू L1 I1 लिखेंगे। अब इसके अंदर भी एक करंट आ जाएगा, इसके अंदर करंट क्यों आएगा, क्योंकि I1 आप चेंज करोगे तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसकी वजह से एक करंट आ जाएगा इसके अंदर, लेट्स सपोज I2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका जो ये फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स, ये phi 2, ये इसकी खुद की वजह से तो आया नहीं है, ये तो इसकी वजह से आया है। तो हम phi 2 को हम लिखेंगे ना, तो phi 2 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब इसके अंदर जितना करंट बढ़ाओगे इसके अंदर उतना ज्यादा फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्लक्स है वो तो इसके करंट की वजह से आ रहा है। तो phi 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, और यहाँ से phi 2 को अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा m। दिस m is called as mutual induction, mutual inductance। अच्छा, ये एक कॉइल के लिए डिफाइन नहीं होता, ये हमेशा पेयर ऑफ कॉइल के लिए डिफाइन होता है। मतलब ये जो m है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये कॉइल 1 का भी है और कॉइल 2 का भी है, ठीक है। m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल, है ना। वापस से लिख दे रहा हूँ जिससे क्लियरिटी और बढ़े। तो पेयर ऑफ कॉइल के लिए डिफाइन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिनली इसमें I1 करंट चल रहा था जिसके अंदर एक फ्लक्स आया phi 1, ठीक है। तो इस phi 1 को अगर हमें लिखना होगा तो वी विल राइट L1 I1, और इसके अंदर कुछ नहीं चल रहा था, करंट नहीं चल रहा था, इसकी वजह से इसके अंदर एक फ्लक्स आया phi 2। तो इस phi 2 को अगर मेरे को लिखना होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इन फर्स्ट कॉइल, ये क्या है, फ्लक्स इन सेकंड कॉइल इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इन फर्स्ट कॉइल। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको ये याद रखना। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया तो भी आपको ये याद रखना। सेकंड वाले कॉइल का जो फ्लक्स आप लिखोगे वो कुछ ऐसे लिखोगे, फर्स्ट वाले का तो फ्लक्स ऐसे ही लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली करंट वाज फ्लोइंग इन कॉइल 1, कॉइल 1 में फ्लो कर रहा था करंट, ठीक है। कॉइल 2 में तो कॉइल 1 के चेंज की वजह से आएगा। अच्छा, अब मान लो अगर चेंज ही ना हो, जैसे अगर I1 चेंज ही ना हो तो phi 1 चेंज नहीं होगा तो phi 2 भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। I1 नहीं चेंज होगा तो phi 2 चेंज नहीं होगा, phi 2 चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। लेकिन फ्लक्स तो तब भी आएगा इसमें, बात समझ रहे हो। phi 2 कब चेंज होगा, phi 2 कब चेंज होगा, phi 2 चेंजेस इफ I1 चेंजेस, क्योंकि phi 2 की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, m I1 लिखी है ना। तो अगर I1 चेंज होगा तो फिर phi 2 चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज, ठीक है। क्लियर ना, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात। अच्छा, जो ये m है, वापस में बता रहा हूँ, ये पेयर ऑफ कॉइल के लिए होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। एक सिंगल कॉइल के लिए नहीं होता कभी भी, ये हमेशा किसके लिए डिफाइन करेंगे हम, पेयर ऑफ कॉइल के लिए। आई थिंक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, इसमें भी हम कुछ देखो क्या पॉइंट है। मान लो हमने I1 करंट, अभी वापस से रिवाइज कर रहा हूँ उसी पॉइंट को, फिर उसी से रिलेट करेंगे दूसरा। ये हमारे लिए कॉइल 1, ठीक है, और I1 इसमें करंट फ्लो कर रहा है और पास में एक कॉइल 2 है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। इसके अंदर जो फ्लक्स है phi 1 है, इसके अंदर जो फ्लक्स है phi 2 है। तो phi 1 को आप कैसे लिखोगे, L1 I1, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
और फाई टू को कैसे लिखोगे आप, एम आई वन। इतना आपको पता चल गया। अब जैसे मान लो यही सेम कॉइल में यही कॉइल इसमें हम क्या कर देते हैं, कॉइल वन में करंट नहीं चलाते हैं और अब की कॉइल टू में करंट चला देते हैं। कॉइल टू में कितना करंट चला देते हैं, आई टू करंट चला देते हैं, ठीक है, आई टू करंट चला देते हैं। कॉइल वन में कोई भी करंट नहीं चलाते। तो यहाँ पे जो फाई टू होगा, यहाँ आपका फाई वन। आपकी यहाँ पे फाई टू को कैसे लिखोगे, फाई टू को वो तो लिखोगे एल टू आई टू, क्योंकि इसमें करंट चल रहा है। और फाई वन को कैसे लिखोगे, फाई वन को लिखोगे एम आई टू। अब ये एम पता है क्या है, एम यही वाला एम है, क्योंकि वो तो पेयर ऑफ कॉइल के लिए डिफाइन हुआ था, मतलब इन दोनों कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन था, ठीक है। तो ये एम वही रहेगा। इतना बात समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, कॉइल वन कॉइल टू। अब मान लो तीसरे केस में दोनों दोनों कॉइल में हम करंट चला दें। ये हमारे लिए कॉइल वन है और ये हमारे लिए कॉइल टू है। इसमें भी करंट चला देते हैं आई वन और इसमें भी करंट चला देते हैं आई टू, मतलब ये आई टू करंट चला दिया इसमें। अब बताओ फाई वन कैसे लिखोगे और फाई टू कैसे लिखोगे। तो अब यहाँ पे इसका सेल्फ इंडक्शन L1 है, इसका सेल्फ इंडक्शन L2 है। तो यहाँ पे पहले तो L1 I1 लिख देंगे, L2 I2 लिख देंगे। ये फ्लक्स किसकी वजह से आया, सेल्फ इंडक्शन की वजह से आया, मतलब खुद के करंट की वजह से आया। अब ऐसा भी हो रहा होगा कि इसके करंट के कारण यहाँ पे कुछ फ्लक्स आ रहा होगा, समझ रहे हो, इसके करंट के कारण, मतलब कॉइल टू के करंट के कारण कॉइल वन में कुछ फ्लक्स आ रहा होगा, ठीक है। कितना फ्लक्स आ रहा होगा, एम आई टू। बात समझे। अब वो या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, ठीक है। इस चीज को अभी बाद में कवर करेंगे। अब यहाँ पे भी सिमिलरली प्लस या माइनस, इसके करंट के कारण कुछ यहाँ पे फ्लक्स आ रहा होगा कॉइल टू में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम आई वन। एम तो सेम होगा क्योंकि एम तो पेयर ऑफ कॉइल के लिए डिफाइन होगा। फाई वन ऐसे लिख दोगे इस केस में और इस केस में फाई टू ऐसे लिख दोगे। समझ में, अगर दोनों कॉइल में करंट चल रहा होगा तो फिर हम इस प्रकार से चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो माइनस का भी यूज करेंगे, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कॉइल वन है, ठीक है, और इसका जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके खुद के करंट की वजह से। और ये कॉइल टू है, इसका फ्लक्स जो है वो भी इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में। तो जब भी ऐसा होगा तो फिर फाई वन आप लिखोगे एल वन आई वन लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस यूज करोगे। क्यों, क्योंकि ये फ्लक्स और ये फ्लक्स सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर आप प्लस यूज करोगे, क्या, एम आई टू। और फाई टू कितना लिख दोगे यहाँ पे, एल टू आई टू प्लस एम आई वन, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे इसका फ्लक्स इधर है फाई वन और इसका फ्लक्स इधर है फाई टू, ठीक है। तो फिर आपको अगर लिखना होगा फाई वन तो यहाँ पे एल वन आई वन माइनस एम आई टू आपको लिखना पड़ेगा। दोनों में करंट चल रहा है, मतलब आई वन आई टू, ठीक है। और यहाँ पे अगर फाई टू लिखना हो तो फिर आप कैसे लिखोगे, एल टू आई टू माइनस एम आई वन, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि फ्लक्स किधर है। फ्लक्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो ठीक है प्लस यूज कर लोगे यहाँ पे, और अगर फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे माइनस यूज कर लोगे। इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसका फ्लक्स इधर है उसका फ्लक्स इधर है तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे ना। ये इधर जाना चाह रहा है और ये इसको इधर ला रहा है तो इवेंचुअली घटेगा, ये माइनस करेंगे, समझे। तो फ्लक्स किस डायरेक्शन में है इस बात पर ये डिपेंडेंसी आएगी कि प्लस यूज होगा कि माइनस यूज होगा, ठीक है। ओके, सो एक नेक्स्ट टॉपिक और ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसी से यूज करते हैं। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लिखोगे उसको लिखेंगे हम के अंडर रूट एल वन एल टू। ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये रिलेशन है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में, ठीक है। m इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल वन एल टू। अब के क्या है, के होता है कपलिंग फैक्टर, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो आप, के जो होता है वो होता है कपलिंग फैक्टर, और के का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ये चीज याद रखनी है। के कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक कॉइल ये है
और एक कॉइल हमने ऐसे लगा दिया, तो इसका मतलब सारा का सारा जो फ्लक्स होगा दोनों का वो लिंक हो चुका होगा। तो यहाँ पे K की वैल्यू 1 रहेगी। लेकिन मान लीजिए एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल बहुत दूर है, मतलब ये लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है? ऐसे केस में K का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसका कोई भी फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं होगा। तो जब कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो फिर K का वैल्यू 0 हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 0 हो जाएगा इस केस में। और इस केस में जब सारा का सारा फ्लक्स ही लिंक हो जाएगा, तो वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा √L1। तो ये 2 केस याद रखेंगे आप। मतलब आपको याद क्या रखना है, M इज़ इक्वल्स टू K √L1 L2, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके 2 केस बनेंगे कि जब सारा का सारा फ्लक्स लिंक हो जाए, K बराबर 1 हो जाए, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा M का वैल्यू वो हो जाएगा √L1 L2। और जब कोई भी फ्लक्स लिंक ना हो, जब K का वैल्यू 0 हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है? तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है? ओके। So let's talk about the next topic, which is combination of inductor. अब हम कंबाइन करेंगे इंडक्टर। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक इंडक्टर ये है, एक सेकंड, ये इंडक्टर ये है जिसका सेल्फ इंडक्शन है L1, और इसको हमने दूसरे इंडक्टर के साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है? इसका सेल्फ इंडक्शन है L2। हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं कंसीडर कर रहे। म्यूचुअल इंडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, उसको कंसीडर अभी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो L इक्विवेलेंट होगा, मतलब क्या होगा कि अगर हम इसको एक इंडक्टर बना दें तो उसका L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 प्लस L2। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाए। यहाँ पे सेकंड केस ले लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक इंडक्टर है और ये एक इंडक्टर L1 L2। अच्छा यहाँ पे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इज निग्लेक्टेड, उसको भी हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया। ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक इंडक्टर बनाना पड़ेगा जिसका इक्विवेलेंट होगा L इक्विवेलेंट, और यहाँ पे L इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 बाय L इक्विवेलेंट आप लिखेंगे 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, जैसे आप रेजिस्टेंस में करते थे। तो L इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे याद रखने के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐसे यूज कर लेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में आप ऐसे यूज कर लेंगे। अब एक और थर्ड केस भी ले लेते हैं। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में when M is considered, मैं इसके प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है? when M is considered मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी लेंगे, तो यहाँ पे एक इंडक्टर ये हो गया और एक इंडक्टर ये हो गया L1 L2। इसमें भी 2 केस बनेंगे। ठीक है? फाई ऑफ बोथ कॉइल, मतलब दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में, बोथ कॉइल आर इन सेम डायरेक्शन। एक तो ये बन जाएगा फाई ऑफ बोथ कॉइल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है? ये 2 केस में जो L इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है? और इस वाले केस में जो L इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2। इस चीज़ को याद रखिए। अच्छा फ्लक्स सेम डायरेक्शन बोलने का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका φ1 इस डायरेक्शन में और इसका φ1 इस डायरेक्शन, φ2 इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होगा। और अगर इसका φ1 इधर है और इसका φ2 अगर इधर हो जाता इधर, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसीडर किया जाए तो फिर जो फॉर्मूले लगने वाले हैं कॉम्बिनेशन में वो ये सब लगने वाले हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। सो क्वेश्चन इज a small coil of radius small r is placed at the center of another coil at the center of another coaxial coil of radius capital R. Okay, this capital R is much greater than small r. So we have to find the coefficient of mutual induction of mutual induction for this pair of coils. For this pair of coils. तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, एक छोटा सा कॉइल है स्मॉल आर रेडियस का, उसको हमने प्लेस किया एट द सेंटर ऑफ अनदर कोएक्सियल कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो एक बड़ा कॉइल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और एक बहुत छोटा सा कॉइल है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया। ठीक, फाइंड करना है द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस पेयर ऑफ कॉइल्स। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके अच्छा यहाँ पे इसके अंदर एक करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये इसमें दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें एक I1 करंट फ्लो कर रहा है, बड़े वाली कॉइल। ठीक है, बड़ा वाला जो कॉइल है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए इस I1 के कारण यहाँ पे ये तो बहुत छोटा है, कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो इसका मतलब क्या है, ये तो इसके रिस्पेक्ट में, बड़े वाले कॉइल के रिस्पेक्ट में छोटा वाला कॉइल एक पॉइंट साइज बिहेव होगा। तो पॉइंट साइज होगा, तो अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल आर एट स्मॉल आर, मतलब छोटे वाले कॉइल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो ये हो जाएगा, कॉइल की वजह से कितना होता है मैग्नेटिक, म्यू नॉट आई बाई टू आर। सो म्यू नॉट I1 बाई टू आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल से कुछ फ्लक्स लिंक हो जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। फ्लक्स लिंक विद स्मॉलर कॉइल ड्यू टू बिगर कॉइल। बिगर कॉइल की वजह से स्मॉलर कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जितना इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट I1 अपॉन टू आर इंटू एरिया कर देते हैं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसको ठीक है, ये आ गया, है ना। अच्छा ये हमारा जो है ना ये φ2 है, मतलब φ2 याद है आपको, दो कॉइल थे, इसका फ्लक्स φ2, इसका फ्लक्स φ1। ठीक है, याद है हम म्यूचुअल इंडक्शन से φ2 कितना लिखते थे, m इंटू I1। ठीक है, तो यही लिख देते हैं, φ2 इज इक्वल्स टू m इंटू I1। φ2 का वैल्यू मेरे को मालूम है, म्यू नॉट I1 पाई आर स्क्वायर अपॉन टू आर। तो m का वैल्यू आ गया, ये I1 कट जाए, तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, कितना आ गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन टू आर। ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन। इस टॉपिक इज LC ऑसिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज LC ऑसिलेशंस। ठीक है,
एलसी ऑसिलेशन देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एलसी ऑसिलेशन? सबसे पहले हम एक कैपेसिटर लेंगे और उसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक? अब यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, इतना चार्ज है, ठीक है? और इसका इंडक्टेंस है एल। तो P बराबर 0 पर जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, उस समय कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी रहेगी? एनर्जी विद कैपेसिटर कितनी होगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, इसका कैपेसिटेंस C है। और इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी रही होगी? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट ही नहीं, ठीक? अब ये T बराबर 0 का पिक्चर हो गया, पहला पिक्चर। अब दूसरे पिक्चर में क्या होगा? ये धीरे-धीरे चार्ज जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। क्यों डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि इंडक्टर के अंदर कुछ करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर की जो एनर्जी है, वो इंडक्टर यूज़ करने लगेगा। इस समय जो एनर्जी है कैपेसिटर की वो कितनी हो जाएगी? क्यू स्क्वायर बाई 2C। और इंडक्टर इस समय मान लीजिए आई करंट फ्लो करने लगा, तो इस समय जो इंडक्टर के पास एनर्जी होगी, वो कितनी हो जाएगी? हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है? ये कुछ T1 टाइम की पिक्चर है, ठीक है? अब थर्ड डायग्राम में हम क्या करेंगे? अब कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद इस पर चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है? इस पर चार्ज 0 हो जाएगा और उस समय जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे? इसके अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। T2 टाइम की पिक्चर, ठीक है? इस समय एनर्जी विद कैपेसिटर कितना होगा? 0। और इस समय एनर्जी विद इंडक्टर कितना हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। ये मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है? ये मैक्सिमम एनर्जी आ गई किसके पास? कैपेसिटर के पास। अब हम फोर्थ पिक्चर बनाते हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या? करंट अपनी दिशा बदल देगा और इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा जो पहले इसके ऊपर प्लस क्यू था ना, अब इसके ऊपर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू। करंट अपनी डायरेक्शन बदल देगा। तो पहले ऐसे ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे एनर्जी विद कैपेसिटर कितना होगा? वही क्यू स्क्वायर बाई 2C। और एनर्जी विद इंडक्टर कितना हो जाएगा? हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी तो वही रहेगी जो थर्ड पिक्चर में हमारी, ठीक है? ये थर्ड पिक्चर वाली एनर्जी है, सॉरी सेकंड पिक्चर वाली एनर्जी जो है, ठीक है? बस ये है, करंट अपनी दिशा बदल लेगा। करंट की दिशा ये है और सेकंड पिक्चर में आप दिशा देखेंगे तो करंट की दिशा ये है, ठीक है? अब देखिए होगा क्या? फिफ्थ पिक्चर में अब थोड़ी देर बाद और क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे, ठीक, एक सेकेंड, मतलब कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा और उस समय इंडक्टर में करंट कितना हो जाएगा? 0, ठीक है? तो यहाँ पे एनर्जी विद कैपेसिटर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई 2C। और एनर्जी विद इंडक्टर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? तो अगर मैं टोटल एनर्जी को लिखूँ, तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं देखिए टोटल एनर्जी जो रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि क्यू स्क्वायर, जब क्यू चार्ज था, स्मॉल क्यू चार्ज था कैपेसिटर के ऊपर, तो उसके पास इतना एनर्जी था और उस समय करंट का वैल्यू था एल आई स्क्वायर, मतलब आई, स्मॉल आई। तो उस समय इंडक्टर के पास ये एनर्जी था, ठीक है? अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये कैपिटल क्यू चार्ज होगा कैपेसिटर के पास, तो इंडक्टर के पास कोई भी करंट नहीं होगा और उसके पास एनर्जी 0 होगी। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इस पूरे जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 पिक्चरें बनाई हैं, उसमें चार्ज क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। कैसे ऑसिलेट कर रहा है? इस वाली प्लेट पर पहले चार्ज कितना था? प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? यहाँ पे चार्ज कुछ कम हो गया, प्लस क्यू, माइनस क्यू, ठीक है? फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, ठीक है? और फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? यहाँ पे चार्ज, मतलब क्या हुआ? माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू। और कुछ देर बाद यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, ठीक है? तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे ही इंडक्टर के अंदर करंट ऑसिलेट हो रहा है ना? पहले करंट, इनिशियली करंट कितना था? 0।
फिर करंट कितना हुआ आई, फिर करंट कितना हुआ आई, फिर करंट कितना हुआ ठीक है, 0 से आई हुआ, आई से मैक्सिमम करंट हुआ, मैक्सिमम से माइनस आई बोल दें, और माइनस आई से माइनस आई। ठीक है, बात समझ में आए? मतलब पहले करंट का वैल्यू कितना था 0, फिर कितना हुआ आई, फिर कितना हुआ आई, अच्छा आई आई हुआ ना, और उसके बाद फिर करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। ठीक है, करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो ये दूसरी डायरेक्शन में आई हो गया, फिर 0 हुआ होगा। एक सेकेंड, क्या कर रहे हैं ये, पहले चार्ज कैपिटल क्यू था, फिर प्लस क्यू हुआ, फिर 0 हुआ। ठीक है, हाँ सही तो है। तो यहाँ पे भी पहले 0 था, फिर आई हुआ, फिर आई हुआ, फिर माइनस आई हुआ, फिर माइनस आई हुआ। ठीक है, तो मतलब करंट भी ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में? ऑब्वियसली ये ऑसिलेट करेगा माइनस आई टू प्लस आई, ऐसे बोल देते हैं माइनस आई से प्लस आई के बीच में, सारा कंसिडरेशन नहीं लेते। माइनस आई से आई के बीच में करंट ऑसिलेट करेगा, और माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में चार्ज ऑसिलेट करेगा कैपेसिटर। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, और ये वाली जो एनर्जी की इक्वेशन बनाई है ना यहाँ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि मैं ये तो लिख ही सकता हूँ क्यू स्क्वायर बाई टू सी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये अगर मैं काट दूँ तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा एलसी ऑसिलेशन, क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल्स टू एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्यू का वैल्यू निकालना चाहूँ तो सी एल आई स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ से क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल सी इंटू आई, ये चार्ज का वैल्यू। और अगर मैं करंट का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन अंडर रूट एल सी, ये करंट। अच्छा ये मैक्सिमम करंट में यार, सॉरी, ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू है, ये आई जो है ये मैक्सिमम करंट, और क्यू क्या है, मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन देख रहे हैं, और एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लें। एक ट्रिक सा बता रहा हूँ, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग एक चीज देखते थे, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये चीज देखते थे, और v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हम लोग एसएचएम में देखते थे। आपको क्या करना है, एलसी ऑसिलेशन के लिए जब भी आपको एलसी ऑसिलेशन के क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आते हैं, तो एक्स को क्यू से रिप्लेस कर देना, और v को करंट से रिप्लेस कर देना, कुछ नहीं करना। तो x की जगह q, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, q इज इक्वल्स टू a, मतलब मैक्सिमम चार्जेस q साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में करंट लिख देना, I इज इक्वल्स टू, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट विच इज I कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, एक तो चार्ज की इक्वेशन बन गई है, और एक करंट की इक्वेशन बन गई। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं अब। और वहाँ पे भी आपको पता है वी स्क्वायर मतलब वी इज इक्वल्स टू क्या होता था, वी, अच्छा हाँ, वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या होता था, ए ओमेगा होता था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, एक सेकंड, ये तो गलत हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। चीज याद रखनी है, ओमेगा जो होगा ना वो 1/√LC होगा, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं ना, एफ क्या हो जाएगा,
ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो एफ का वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब 1/√LC तो ओमेगा है, इंटू 1/2 पाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो फ्रीक्वेंसी, अगर LC ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो ये हो जाएगा, और LC ऑसिलेशन में अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो 1/√LC हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप याद रख लीजिए, एक ये चीज़ आप याद रख लीजिए। और यहाँ से एक और चीज़, वहाँ पे फॉर्मूला होता था ना, V इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट A² माइनस x²। ये SHM में फॉर्मूला होता था वेलोसिटी, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, I का वैल्यू क्या निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट A²। A क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैक्सिमम चार्ज, Q² माइनस x² मतलब Q²। यहाँ पे करंट का जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा, तो इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, बाकी LC ऑसिलेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो जाके आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। बस SHM के जैसे इक्वेशंस यूज करते थे वैसे ही आपको करना है, बाकी ओमेगा वगैरह की वैल्यू याद रखनी नहीं है LC ऑसिलेशन के अंदर। ठीक है, ओके, सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन, इन सर्किट शोन इन फिगर, if switches S1 and S2 are closed at t equals to 0, find the oscillation, find the oscillation frequency of charge in this circuit, in this circuit. We have to neglect mutual induction between inductors. So this is the question. The circuit is given like this. यहाँ पे एक इंडक्टर है, यहाँ पे एक और इंडक्टर है 12, और यहाँ पे एक कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पे एक और कैपेसिटर, इस तरीके से। दिस इज C, दिस इज 2C। ओके, ये चीज दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक स्विच है S1 और यहाँ पे एक स्विच है S2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इफ स्विचेस S1 and S2 आर क्लोज, t बराबर 0, फाइंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज इन द सर्किट, नेग्लेक्ट म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे कुछ चार्ज भी दिया हुआ है, दिस इज -2q प्लस 2q, दिस इज -q, दिस इज प्लस। ठीक है, तो अब एक्चुअली में हम पहले कंबाइंड सर्किट बना लेते हैं, मतलब L और 2L मिलके कितना हो जाएगा, 3L हो गया ये, और यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर मिलके पैरेलल में, इसलिए कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -3q, और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +3। इस तरीके से ये हमने कंबाइन कर लिया। सी इक्विवेलेंट तो निकल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। मतलब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक, तो कुछ नहीं है, 1/2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3L, इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3C। सो ये कितना आ गया, 1/6 पाई अंडर रूट LC। बस ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन तो आई होप आप कर ही सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
figure shows LC circuit with initial charge on capacitor 200 microcoulomb if at t equals to 0, switches is closed. Find the first instant It's 15 hours. when energy stored in inductor becomes 1/3 that of capacitor. मतलब जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है वो 1/3 होगी, ठीक है। तो इसका फिगर जो अपने को दिखा रखा है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक इंडक्टर है दैट इज 0.2 मिली हेनरी इंडक्टेंस है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है इस तरीके से लगा रखा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक, इस तरीके से 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक एलसी सर्किट है जिसमें, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, जिसमें इनिशियल चार्ज जो कैपेसिटर पर है वो 200 माइक्रोकूलम है, ठीक है। 200 माइक्रोकूलम दे रखा है, कैपेसिटेंस तो पता ही है। t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो इंस्टेंट बताइए जब इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो 1/3 हो जाए कैपेसिटर की एनर्जी की, ठीक है। सो आपको पता है कि इंडक्टर का एनर्जी प्लस कैपेसिटर का एनर्जी, ये हमें पता है, ये कितना होता है, हाफ LI² लिख सकते हो या Q²/2C लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो UL का वैल्यू किस उस इंस्टेंट पे UC/3 है, मतलब जो कैपेसिटर पे एनर्जी है वो इतना, ठीक है, इतना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और UC तो हम जान रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q²/2C, Q का वैल्यू तो मेरे को दिया ही हुआ है, तो अभी रख लेते हैं Q का वैल्यू। सो ये कितना हो जाएगा, Q²/2C, Q इज मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो इसको पहले हम रख देते हैं, ये आ जाएगा 4UC/3 इज इक्वल्स टू Q²/2C, ठीक है। तो यहाँ से ये 4/3 इंटू UC को रख देते हैं Q²/2C, तो ये कट जाएगा सबसे पहले तो, और यहाँ से क्या आ गया, Q² इंटू 4/3 इज इक्वल्स टू Q², ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से जो स्मॉल q का वैल्यू है वो तो आ गया 3/4 Q² का अंडर रूट, दैट मीन्स q का वैल्यू आ गया अंडर रूट 3/2 q, इतना आ गया। अभी मुझे टाइम बताना है, ठीक है। व्हाट आई नो कि एक इक्वेशन तो मुझे मालूम है, q इज इक्वल्स टू q, टी, एक सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा, t बराबर 0 पर इस पर कैपिटल Q चार्जेस पे माइनस स्मॉल, इसका मतलब क्या है, फिगर शोज एलसी सर्किट विद इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर इतना है। अच्छा ठीक है, मतलब इनिशियली कैपेसिटर पर चार्ज Q का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये जो Q का वैल्यू है ना, दिस इज गिवन टू अस व्हिच इज 200 माइक्रो, ठीक है। सो इनिशियली एक्चुअली कैपेसिटर चार्ज था। अच्छा एक और चीज़ है, Q इज इक्वल्स टू, जब Q साइन ओमेगा टी लगा सकते हो, Q इज इक्वल्स टू Q कॉस ओमेगा टी लगा सकते हो, Q इज इक्वल्स टू Q साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लगा सकते हो। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगेगी। क्यों ये वाली लगेगी, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर पर चार्ज था, तो t बराबर 0 अगर यहाँ रखोगे तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो 0 तो चार्ज नहीं था, फिर ये वाली तो लगाएंगे नहीं,
ये वाली तो रेयरली यूज करेंगे क्योंकि अल्फा का मतलब है t बराबर 0 पर, ठीक है। इनिशियली जो है चार्ज सिर्फ क्या है, कैपेसिटर पे है, ठीक है। तो ये सॉरी ये वाला इक्वेशन तो लगाएंगे ही नहीं, अब लगाएंगे हम क्या, q इज इक्वल्स टू क्यू इंटू कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन लगा देंगे। t बराबर 0 पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, ठीक है। अभी स्मॉल किसी t टाइम पर जो q का वैल्यू आ रहा है, स्मॉल q का वैल्यू आ रहा है, दैट इज √3/2 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू क्यू कॉस ओमेगा टी, ये कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से √3/2 आ गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√LC इंटू टी, ठीक है। सो पहले तो अच्छा, ये जो 1/√LC इंटू टी है, इसका तो वैल्यू आ गया कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री मतलब π/6 पे होता है। तो टाइम का वैल्यू तो आ गया, टाइम का वैल्यू आ गया π/6 और यहाँ पे √LC, ये हमारा आंसर हो गया, इतने टाइम पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि अच्छा यहाँ पे L का वैल्यू और C का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। आप सिंपल ऐसे सोचो कि Q इज इक्वल्स टू क्यू साइन ओमेगा टी लगाओगे जब इनिशियली चार्ज 0 होगा, इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 0, और Q इज इक्वल्स टू क्यू कॉस ओमेगा टी लगाओगे जब इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम। चार्ज मैक्सिमम रहा होगा ना, क्योंकि उसके बाद ही स्विच ऑन किया गया, उसी के बाद चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ होगा, उससे पहले तो डिक्रीज हो नहीं रहा होगा, बात समझ रहे हो मेरी, उससे पहले तो डिक्रीज हो नहीं रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछ लो, ठीक, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्किट शोन इन फिगर Q is equals to 100 microcoulomb if switch is closed at t equals to 0. Find current in circuit when charge on capacitor reduces to 50 microcoulomb. Also find maximum current in circuit, ये हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्किट का डायग्राम भी बना लेते हैं एक बार। हमें इंडक्टर दिया है 6 मिली हेनरी और यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया ये 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्ज है +Q -Q। अब यहाँ पे बोला है इन द सर्किट शोन इन फिगर Q इज इक्वल्स टू 100 माइक्रोकूलम, तो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। स्विच इज क्लोज एट t बराबर 0, फाइंड द करंट इन सर्किट व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर रिड्यूसेस टू 50 माइक्रोकूलम। अब देखिए Q का वैल्यू जब 50 माइक्रोकूलम हो जा रहा है तब मेरे को करंट का वैल्यू बताना है, ठीक है। सो सिंपल सा एक फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, I इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया था। सो ओमेगा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 1/√LC, सो 1/√L, L का वैल्यू कितना है 6 मिली हेनरी, तो अच्छा 6 इंटू 10 की पावर -3 इंटू C का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफेरेड इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6, यहाँ से ओमेगा आ जाए, ओमेगा को यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना आ गया 1/√30 इंटू 10 का पावर -9,
1/3 इंटू 10 का पावर -8, तो कितना आ जाएगा 1/√3, 10 का पावर -8 का अंडर रूट 10 का पावर -4 हो जाएगा, और ये ऊपर जाके 10 का पावर, तो ये क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, एज सिंपल इज दैट। अभी मुझे तो करंट फाइंड आउट करना है उस समय, तो ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते, तो आई इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा विच इज 10 की पावर 4/√3 इंटू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर, तो स्टार्टिंग में 100 माइक्रोकूलम था और बाद में 50 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, और माइक्रोकूलम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो आ गया 10 की पावर 4/√3, और यहाँ से ये आ जाएगा 50 इंटू 150 का अंडर रूट, और 10 की पावर -6, चलो मैं लिख देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 अपॉन √3, और यहाँ से कितना आ गया, ये 10 बाहर आ जाएगा, और ये 75 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 अपॉन रूट इंटू 5√3, ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 5/10 विच इज 1/2, 0.5 एम्पियर का करंट इस समय फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा रफली सॉल्व किया है मैंने, आई का वैल्यू मतलब 0.5 एम्पियर है, ये हमारा आंसर है जब वो पूछ रहा। अभी वो पूछ रहा है मैक्सिमम करंट कितना होगा, फाइंड मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, तो मैक्सिमम करंट भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम करंट, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा होती है ना, वैसे ही मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, ए मतलब कौन, क्यू, और ये ओमेगा, रख देते हैं, so this is 100 microcoulomb into omega, omega is given which is 10 की पावर 4/√3, 10 की पावर 4/√3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से तो आ गया 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 4/√3, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 1/√3 एम्पियर, सो दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट वी कैन गेट फ्रॉम द सर्किट। तो यहाँ पे ये हमारे लिए क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और तरीका है, आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हैं आप, हाफ एल आई स्क्वायर मतलब मैक्सिमम करंट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, यहाँ से तो मैंने एक इक्वेशन बनवाई हुई है, आई इज इक्वल्स टू, क्या बनाई थी हमने, क्या इक्वेशन बनाई है वो देख लेते हैं एक बार, याद भी कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी। मेरा मैक्सिमम करंट का वैल्यू है क्यू अपॉन अंडर रूट एल सी, हाँ तो वही है, वही चीज़ निकल के आ रहा है यहाँ से भी, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्यू अपॉन अंडर रूट एल सी का मतलब क्या हो गया, क्यू इंटू ओमेगा। यहाँ से एक और फॉर्मूला याद कर लो, मैक्सिमम करंट, ये हटाई दो, इसका कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू होगा ना वो होगा क्यू इंटू ओमेगा, ठीक है, और इसीलिए तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है आपको, ओमेगा क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये होगा। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, ठीक है, और सारी चीज़ें बहुत आसानी से चल रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और उसको भी सॉल्व करें। ये तो काफ़ी हो गया इतने क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं इस पे, जो भी मैंने जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए यहाँ पे, दैट आर मोर देन सफिशिएंट ऑन एलसीओ सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आगे चल के मैं कुछ क्वेश्चंस अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए थ्योरेटिकल सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंप्लीट हो चुका है, ओके।